Hello everyone and welcome to the Silicon Gurukul. Today is 6th January 2024 and like every day मैं हूँ आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC and various other examinations in India. So बने रहिए वीडियो के लास्ट तक because we are going to have a great fun of knowing new facts and concepts. रिसेंटली इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने ये अनाउंस किया है कि जनवरी 6 तक आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ. और एक बार वो वहाँ जाकर इंस्टॉल हो जाता है, पहुँच जाता है, तो वहाँ से ये सन का एक कंटिन्यूअस और इन डेप्थ स्टडी शुरू कर पाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. और ये जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा वो सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरे इंटायर वर्ल्ड को मैसेज कर पाएगा. ऐसा एस सोमनाथ का ये कोट मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ. कोटेड द इसरो चीफ एज सेइंग. एंड यहाँ देखो इसरो का इस पूरे प्रोजेक्ट में ESA ने बहुत सपोर्ट किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, थ्रू प्रोवाइडिंग अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग द इसरो इन द सोलर मिशन. दे विल प्रोवाइड डीप स्पेस कम्युनिकेशन सर्विसेज. ओके, अब आइए लैग्रेंजियन पॉइंट L1 को थोड़ा देखते हैं. तो विकीपीडिया पर मैं आपके लिए पिक्चर लाया हूँ. तो ये है पॉइंट L1. ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाता है, जिसके कारण ये यहाँ स्टेबल हो पाता है. तो यह यहाँ स्टेबल होकर सन को बहुत ही अच्छे से स्टडी कर पाता है. आप सबको पता होना चाहिए कि जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है वो करीब 15 करोड़ किलोमीटर है. ओके, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है आदित्य L1 ने, ये किया है 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर. तो 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पर सन है, लेकिन अगर अर्थ से 15 लाख किलोमीटर के भी डिस्टेंस पर पहुंच जाता है आदित्य L1 तो सन को थोड़ा अच्छे से स्टडी कर पाएगा इन कंपैरिजन टू दैट टेलीस्कोप विच इज़ ऑन द अर्थ. तो अर्थ पर कोई भी टेलीस्कोप जितना स्टडी कर पाएगा उससे ज़्यादा अच्छा स्टडी ये आदित्य L1 इस लैग्रेंजियन पॉइंट L1 से कर पाएगा. बात करें आदित्य L1 मिशन की तो इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर. कॉन्ट्रैक्टर इज इसरो एंड रेफरेंस सिस्टम रिजीम पीरियड ये सब इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ दिया गया है. आई होप यू लाइक द टॉपिक. दिस वाज अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया. Recently, Northeast African cheetah was in news because a group of experts have appealed to the International Union for Conservation of Nature. तो ये IUCN आपको पता होना चाहिए, हाल ही में मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था. सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि ये कोई UNO का बॉडी नहीं है. ये एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो वर्ल्ड में या फिर अर्थ पर जितने भी क्रिएचर्स हैं या एनिमल्स है उसका एक रेड डाटा बुक मेंटेन करता है, उनके कंजर्वेशन स्टेटस को ये क्लासिफाई करता है. ठीक है, तो IUCN को कुछ एक्सपर्ट्स ने या फिर इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स ने ये अर्ज किया है कि जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता होते हैं उनके कंजर्वेशन स्टेटस को रिक्लासीफाई किया जाए. प्रेजेंट में ये जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता होते हैं इनका प्रेजेंट कंजर्वेशन स्टेटस है वल्नरेबल. ओके, अभी उनका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल. और एक्सपर्ट्स ये मांग कर रहे हैं कि उनके स्टेटस को वल्नरेबल से बदलकर इंडेंजर्ड कर दिया जाए बिकॉज उनका नंबर सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है. और एक बार जैसे ही ये इंडेंजर्ड क्लासिफाई हो जाते हैं तो इनको लीगल जो सेफगार्ड्स मिले हुए हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे. उसके बाद इनको लीगल प्रोटेक्शन अधिक मिलेगा. जैसे अभी वल्नरेबल है तो कोई भी वल्नरेबल क्रिएचर का अगर हंटिंग करते हुए पकड़ा जाता है या उसके क्यूब्स की ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जो लीगल एक्शन लिए जाते हैं या फिर पीनल एक्शन लिए जाते हैं वो उतना हार्ड नहीं होता है जितना कि इंडेंजर्ड स्पेसीज के ट्रैफिकिंग या हंटिंग में किया जाता है. ठीक है, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो नॉर्थ ईस्ट चीता हैं, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता हैं, एसिनोनिक्स जुबेटस सोमेरिंगी, उनके लिए अब रिक्लासिफिकेशन किया जाए, उनको अब इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया जाए. ये IUCN से वो अर्ज कर रहे हैं. और आप एक कन्फ्यूजन आपको मैं दूर कर दूं कि जो इंडिया में चीता लाए गए हैं अफ्रीका से वो साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता हैं. ठीक है, उनका साइंटिफिक नेम होता है एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस, मैंने जहाँ तक देखा है उनके बारे में. और ये जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता हैं इनका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबेटस सोमेरिंगी. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है
बट अपीयरेंस की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता जो होते हैं, ये साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता से फेयरली लार्ज होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, और ईस्ट अफ्रीकन चीता से कुछ रिजेंबल भी करते हैं, मोस्ट रिजेंबल्स विद द ईस्ट अफ्रीकन चीता। इसके अलावा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि सोमालिया के रीजन में पाए जाते हैं, और इसे सूडान चीता भी कहा जाता है क्योंकि ये सूडान रीजन में भी पाए जाते हैं। अगर रिजेम्बलेंस की बात करें या फिर इसके जेनेटिक रिलेशन की बात करें तो ये सदर्न अफ्रीकन चीता से कुछ ज़्यादा ही क्लोज पाए जाते हैं विद कंपेयर टू दैट ऑफ सहारन चीता पॉपुलेशन। और जो चीता का बहुत ही एक सिग्निफिकेंट बॉडी पार्ट होता है वो होता है इसका टेल, ठीक है। तो इसका जो लॉन्ग टेल होता है ना, वो इसे बैलेंस प्रोवाइड करता है। ये कितना भी तेज दौड़े, उस समय जो ये बैलेंस कर पाता है अपने बॉडी को, वो सिर्फ अपने टेल के कारण। और चीता के बारे में एक और बहुत ही खास बात है कि वो 90 डिग्री टर्न भी ले सकता है दौड़ते हुए बिना गिरे, और बहुत ही आसानी से, क्योंकि वो उसका जो टेल होता है वो उसे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स आर नॉन इन साउथ सूडान एंड इथियोपिया। दीज एनिमल्स लिव इन वाइड ओपन लैंड्स, ग्रासलैंड, सेमी एरिड एरियाज एंड अदर ओपन हैबिटेट्स वेयर प्रे इज एबेंडेंट। जहाँ प्रे होगा वहाँ ये रहेगा, ऑब्वियसली खाना जहाँ मिलेगा वहीं तो रहेगा। सच एज इन द ईस्ट सुडानियन सवाना। थ्रेट क्या है इसे, तो सब स्पेसीज कब्स आर बीइंग हेविली ट्रैफिक्ड। जो छोटा छोटा इनका कब्स होता है ना, इनको बहुत ट्रैफिक किया जाता है। जो सऊदी अरेबिया के बहुत ही जो रईस लोग होते हैं, वो अपने घर में जस्ट लाइक जैसे हम अपने घर में डॉग्स को पाला करते हैं, वहाँ पर चीता को खूब पाला जाता है। एंड द यूएई एंड यमन, तो अक्सर यूट्यूब शॉर्ट्स में भी ऐसे कुछ वीडियो आते हैं जहाँ इनके साथ वहाँ के सुल्तान निकलते हैं। और कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो अभी तो ये वल्नरेबल है, और इसी को इंडेंजर्ड करने के लिए बात चल रही थी, जिसके कारण इस टॉपिक को हमने पढ़ा है। तो कल हमने ये पढ़ा था कि कूनो नेशनल पार्क में एक आशा नाम की चीता ने एक कब को जन्म दिया है, और आज हमें इस तरह का एक और न्यूज़ चीता से रिलेटेड हमें मिल रहा है। सो दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर को नॉमिनेट किया है फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन। सो डिटेल में देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन एक प्रोग्राम है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का, and this is the first time when India has nominated three cities. Indore and Bhopal belongs to Madhya Pradesh and Udaipur belongs to Rajasthan. All of us know it well. तो चलिए अब सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पीआईबी पेज पर ले चलता हूँ आपको। इंदौर की बात करें तो वहाँ सिरपुर वेटलैंड है, यशवंत सागर वेटलैंड है, और भोपाल की बात करें तो वहाँ सिटी के ही आसपास में भोज वेटलैंड है, एंड सेवरल वेटलैंड्स इन उदयपुर। तो ये वेटलैंड उन सिटीज़ को कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं कि वहाँ जब भी फ्लड आता है तो ये वेटलैंड वहाँ फ्लड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो सिटी के लोग हैं उनको कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि वहाँ कुछ उनके कल्चरल वैल्यूज़ हैं, लोगों का उनका एक ट्रेडिशनल एक कनेक्शन है उस वेटलैंड के साथ, और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी ये वेटलैंड उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई दीज वेटलैंड्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल इन सिटीज़। एंड ड्यू टू दोज यूनिक फीचर्स इन तीन सिटीज़ को इंडियन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है फॉर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो आइए बात करते हैं वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन है क्या। इन द ईयर 2015 कोप 12 इवेंट हुआ था, एंड इन द सेम इवेंट रामसर कन्वेंशन ने एक वॉलेंटरी वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन सिस्टम को अप्रूव किया था। अंडर दिस सिस्टम सम सिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड। ये कॉप 13 से शुरू हो गया था कि कुछ सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, वैसे सिटीज़ जिन्होंने अपने अर्बन वेटलैंड्स को, जो शहरी क्षेत्र में वेटलैंड्स थे, उनके सेफ गार्ड के लिए कुछ एक्सेप्शनल स्टेप्स उठाए हों उस सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वैसे सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन्हें अवार्ड किया जाता है, उनका एक लिस्ट मेंटेन किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि उन सिटीज़ के लिए, उन अर्बन या फिर पेरी अर्बन इन्वायरमेंट्स के लिए वेटलैंड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली जो सिटीज़ होते हैं ना, वहाँ वेटलैंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जहाँ सिटी में वेटलैंड्स है, कम से कम वहाँ फ्लड की प्रॉब्लम तो कभी नहीं आएगी। जैसे कि इंदौर की बात हमने अभी तुरंत की है, भोपाल की बात की है, और उदयपुर की बात की है राजस्थान की। तो वहाँ क्या होता है कि जो भी फ्लड आता है ना, वेटलैंड उसको एक तरह से शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। एंड वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए हैं टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट दीज वेटलैंड्स। अगर इसका स्टडी रामसर कन्वेंशन ठीक से करता है
तो इसी को रेप्लिकेट किया जा सकता है दुनिया के अदर सिटीज़ के लिए, जहाँ पर थोड़ा सा भी वेटलैंड्स है तो वहाँ इन मेजर्स को रेप्लिकेट किया जा सकता है और उन उन सिटीज़ के भी वेटलैंड्स को बचाया जा सकता है। और इस स्कीम से, ये जो वॉलंटरी स्कीम शुरू किया गया है रामसर कन्वेंशन के द्वारा, इस स्कीम के द्वारा कुछ ऐसे सिटीज़ को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि उनका जो भी एफर्ट है वो लोगों के सामने आए, चाहे वो नेचुरल या फिर ह्यूमन मेड वेटलैंड्स को बचाने के लिए उस सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने या वहाँ के जो भी लोग हैं उन लोगों ने जो भी एफर्ट लगाए हैं वो दुनिया के सामने आए, उनको कुछ रिकॉग्निशन मिले, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है उन सिटीज़ के लिए भी। अंडर दिस स्कीम ऑफ रामसर कन्वेंशन, जिस भी सिटी को ये एक्रीडिटेशन मिलता है वहाँ कंजर्वेशन को प्रमोट किया जाता है, यानी कि सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को वेटलैंड कंजर्वेशन में कुछ हेल्प मिलता है। एंड द स्कीम ऑल्सो प्रमोट्स द वाइज यूज ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स। तो सस्टेनेबल तरीके से कैसे उस वेटलैंड से वहाँ के लोकल पॉपुलेशन सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ये कन्वेंशन, ये स्कीम उस पर भी फोकस करता है। किसी भी सिटी को फॉर्मली एक्रीडिटेशन पाने के लिए 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया को मैच करने होंगे, और वो 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं ऑपरेशनल गाइडेंस फॉर डब्ल्यूसीए ऑन द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो ये कुछ 6 क्राइटेरिया यहाँ मेंशन किए गए हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के अंदर। अगर कोई भी सिटी उन 6 क्राइटेरिया को मैच कर जाता है तो जो वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन सिस्टम है वो उसे एक्रीडिट कर लेगा। एंड अब तक में COP13 से लेकर के अब तक में 17 कंट्रीज से 43 सिटीज़ को WCA एक्रीडिशन मिल चुका है, एंड दे आर कॉल्ड एज वेटलैंड सिटीज़। अब बात करते हैं 3 सिटीज़ के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। इंदौर की बात करें तो इसे होलकर्स ने स्थापित किया था, फाउंडेड बाय होलकर्स। यहाँ एक सिरपुर लेक है, ये एक रामसर साइट है, और इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर वाटर बर्ड कंग्रीगेशन एंड इज बीइंग डेवलप्ड एज ए बर्ड सेंचुरी। तो याद रखना, सिरपुर लेक एक रामसर साइट भी है और अपने आप में एक बर्ड सेंचुरी भी है। एंड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ वेटलैंड मित्राज, यहाँ कुछ वेटलैंड मित्र भी होते हैं जो बर्ड कंजर्वेशन का काम करते हैं वॉलंटरीली एंड सेंसिटाइजिंग द लोकल कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट सारस क्रेन। यहाँ ये बर्ड मित्र जो होते हैं, वेटलैंड मित्र जो होते हैं, आई एम सॉरी, वेटलैंड मित्र जो होते हैं वो लोकल कम्युनिटी को इस बात के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि वो वहाँ जो सारस क्रेन आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनके प्रोटेक्शन में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दें। इसके बाद बात करते हैं भोपाल की। तो यहाँ भोज वेटलैंड है भोपाल के बगल में, और ये रामसर साइट है, इज़ द सिटीज लाइफ लाइन इक्विप्ड विद द वर्ल्ड क्लास वेटलैंड इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिसे जल तरंग कहा जाता है। एडिशनली भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ ए डेडिकेटेड लेक कंजर्वेशन सेल। तो भोपाल के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक डेडिकेटेड सेल है इस तरह का। सो दैट्स अमेजिंग एंड प्राउड, वी आर प्राउड ऑफ दैट कि हमारे भारत में ऐसा सिटी है। मैंने तो, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पटना का वेटलैंड को मैंने बहुत ही बुरे तरीके से अर्बनाइज होते हुए देखा है, जो भू माफिया होते हैं उसके द्वारा। तो अब मैं उतना डिटेल में तो नहीं जानता कि सच में वो लैंड वेटलैंड था या किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी था, लेकिन वो सारे वेटलैंड को मैंने अचानक से शहर बनते देखा है, और वो शहर भी बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब उसका कहीं सीवेज का कोई ठिकाना नहीं है कुछ, तो खैर जाने दो उसको। उदयपुर की बात करता हूँ, लोकेटेड इन राजस्थान, और ये 5 मेजर वेटलैंड से घिरा हुआ है। पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलाई। These wetlands are an integral part of city's culture and identity, help maintain the city's microclimate, और एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे कि फ्लड हो, चाहे ड्रॉट हो, तो उसमें इस शहर को ये वेटलैंड्स, ये पांचों मेजर वेटलैंड्स बहुत हेल्प करते हैं, एक बफर का काम करते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस सिटीज़ एंड ऑल अबाउट वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन। सो दिस वाज द टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। रिसेंटली महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में एक नए प्लांट स्पेसीज की डिस्कवरी हुई है जिसका नाम है पोलीगोनम चतुर्भुजनम। ओके, पोलीगोनम चतुर्भुजनम। दिस न्यू स्पेसीज बिलोंग टू पोलीगोनम जेनस। ये एक तरह का हर्ब है जिसे
पेंच टाइगर रिजर्व के गोल पहाड़ी आइलैंड से डिस्कवर किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व फ्लोरा में बहुत रिच है। पहले भी इंडिया के 6 एंडेमिक प्लांट स्पेसीज को यहाँ से ही डिस्कवर किया गया था। उनके नाम यहाँ आपको दिए गए हैं। सो दीज आर ऑल्सो डिस्कवर्ड इन पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न रीचेज ऑफ द सतपुड़ा हिल्स इन द सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। एक बार मैप में इसे देख लो तो ये यहाँ लोकेटेड है। यहाँ से पेंच रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है और इसी जगह ये लोकेटेड है। और पेंच टाइगर रिजर्व एक्चुअली तो ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया है ना वो इस तरह से कंटिन्यू करता है, वो आगे कंटिन्यू कर जाता है। ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में फिर वो आगे चलकर एक सेपरेट सेंचुरी के फॉर्म में कंटिन्यू करता है। फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा हूँ। पेंच टाइगर रिजर्व वो मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। पेंच नाम कैसे है तो पेंच रिवर के कारण, जो नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रहा है थ्रू द रिजर्व। एंड पेंच टाइगर रिजर्व में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क भी है, पेंच मोगली सेंचुरी भी है और एक बफर जोन भी है। यहाँ का टेरेन अंडुलेटिंग है। ओके, अंडुलेटिंग यानी कि हिली रीजन, ऊपर नीचे, क्योंकि सतपुड़ा का सदर्न मोस्ट रीच है तो इस तरह का यहाँ रहेगा ही। विद मोस्ट ऑफ द एरिया कवर्ड बाय स्मॉल हिल्स एंड स्टीप स्लोप्स ऑन द साइड्स। वेजिटेशन की बात करें तो ये जो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, ये जो हिली टोपोग्राफी है, कहीं भी समतल जमीन यहाँ नहीं है, हिली टोपोग्राफी है, सपोर्ट से मोजाइक ऑफ वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम अ मॉइस्ट शेल्टर्ड वैली टू एन ओपन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। फ्लोरा क्या है, टीक, साग, महुआ एंड वेरियस ग्रासेस एंड शर्ब्स इटसी। फौना की बात करें तो चीतल, सांबर, नीलगाय, गौर एंड वाइल्ड बोर, टाइगर, डॉग्स एंड वुल्फ यहाँ देखने को मिलते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये पॉलीगोनम जेनस का ये पिक्चर है। अभी जो रिसेंट डिस्कवर हुआ है उसका पिक्चर मुझे नहीं मिला। ये एक्चुअली पॉलीगोनम जेनस का पिक्चर है। इस जेनस के अंदर करीब 17 to 18 ऐसे स्पेसीज होते हैं। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ये नंबर कुछ और हो। तो इस जेनस के अंदर बहुत सारे स्पेसीज होते हैं। तो मेन जेनस का पिक्चर कुछ इस तरह का है। सो दिस वाज द टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। रिसेंटली ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल पीपल ने एक जीआई टैग रिसीव किया है फॉर सिमलीपाल काई चटनी, क्योंकि ये चटनी सिर्फ मयूरभंज के ट्राइबल पीपल ही बना सकते हैं। और सिंस दिस वाज द स्पेशलिटी ऑफ दैट एरिया, इसलिए इसे जोग्राफिकल आइडेंटिटी टैग दिया गया है। I was amazed to know that Simlipal Kai chutney made with red weaver ants, लाल चींटियों से ये चटनी बनाया जाता है और इसका टेस्ट सावरी होता है। एंड इट इज़ पॉपुलर इन मयूरभंज रीजन। लोग दूर दूर से आते हैं, इस चटनी के डिमांड करते हैं, वो चटनी खरीद कर यहाँ से ले जाते हैं। और कई सारे ऐसे इंडिजिनस पीपल हैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जिनका काम है कि वो जंगल जाते हैं और वहाँ से सिर्फ काई पिंपुड़ी, वहाँ जो लोकल लैंग्वेज है इसमें काई पिंपुड़ी कहा जाता है, रेड वीवर एंट को काई पिंपुड़ी कहा जाता है। और ये जो काई पिंपुड़ी है सिर्फ और सिर्फ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। इस एरिया के 500 ट्राइबल फैमिलीज ऐसे हैं जो केवल इन्हीं चींटियों को पकड़ते हैं और उन्हें बेचते हैं और इन्हीं से उनका लाइवलीहुड चलता है। ओके, कलेक्टिंग एंड सेलिंग दिस इंसेक्ट्स। और उन्हीं चींटियों से ये चटनी भी बनता है। साइंटिस्ट ने एनालाइज किया है कि इन चींटियों का बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है। अगर कोई इस चींटी को खाता है तो इसमें उसे प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, एमिनो एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ही रिच क्वांटिटी में मिल जाता है। कंज्यूमिंग द स्पेसीज कैन हेल्प बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट डिजीजेज। इस स्पेसीज को कंज्यूम करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा एंड इट कैन प्रिवेंट मेनी डिजीजेज। इसके अलावा जो ट्राइबल हीलर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं वहाँ हीलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी कुछ मेडिसिनल ऑयल बनाते हैं इन्हीं चींटियों को पकड़कर। जो रेड वीवर एंट्स होते हैं उनको प्योर मस्टर्ड ऑयल में डुबाकर छोड़ देते हैं। 1 महीने तक डुबा के छोड़ने के बाद उन ऑयल को निकालते हैं, उसे कॉन्कॉक्शन भी आप कह सकते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड एज बॉडी ऑयल फॉर बेबीज। र्यूमेटिज्म का इलाज करते हैं इससे, वो गॉट का इलाज करते हैं, रिंग वॉर्म एंड अदर डिजीजेज, उन सब का इलाज इस ऑयल से वो करते हैं। लोकल पीपल ऑल्सो कंज्यूम दिस टू स्टे फिट एंड स्ट्रांग। रेड वीवर एंट्स की बात करें तो ये मयूरभंज का इंडिजिनस स्पेसीज है एंड फाउंड इन अबंडेंस देयर इन जंगल्स of every block area of the district, including in the Simlipal Tiger Reserve throughout the year.
ये कॉलोनी में रहा करते हैं, मल्टीपल नेस्ट बनाते हैं। कभी कभी ये मैंगो, साल, जाम्बू एंड जैक फ्रूट के पत्तों पर अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। और नेस्ट जो होता है इनका, उनके लार्वा के द्वारा कुछ, उनके मुंह से जो लार्वा निकलता है उसी में एक सिल्क प्रोड्यूस होता है, उसी सिल्क में वो बंद कर अपना घोंसला बनाकर पत्तों में रहते हैं। कभी कभी एक पत्तों में उनका घोंसला होता है, कभी घोंसला इतना बड़ा होता है कि कई सारे पत्ते को वो फोल्ड कर लेते हैं। ओके। और उनका जो फैमिली होता है, इन चींटियों का जो फैमिली होता है, 3 कैटेगरीज उसमें होता है मेंबर्स। वर्कर्स होते हैं, मेजर वर्कर्स होते हैं एंड क्वीन होती है। वर्कर और मेजर वर्कर और मोस्टली ऑरेंज कलर के होते हैं, और जो क्वीन होती है वो डार्क रेड कलर की होती है। तो इस तरह से इनका एक ब्रीफ जो फैक्ट्स था वो आपको बताया गया। सो दिस वाज द टॉपिक सिमलीपाल काई चटनी। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे, चींटियों की चटनी। वाओ। Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education, Government of India launches Prerna, an experimental learning program. तो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे हैं 9th से लेकर 12th तक, उन बच्चों को एक मीनिंगफुल, यूनिक एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस दिया जाए और उनमें कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी एम्पावर किया जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम साबित होने वाला है इन नियर फ्यूचर, अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूशन हो इसका। इसमें 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा ऑल ओवर द इंडिया, और उनको वर्नैकुलर स्कूल वाडनगर गुजरात, महसाना गुजरात में बुलाया जाएगा। और वहाँ ये 1 वीक तक रहेंगे, और इनको इनके करिकुलम में बहुत सारा सिलेबस डाला गया है, बहुत कुछ है वो जो कि 1 वीक में ये करेंगे, वहाँ उन्हें सिखाया जाएगा। And here the principles of the Indian education system and the philosophy of value based education, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020। और ये पूरा करिकुलम जो होगा प्रेरणा का, इसे प्रिपेयर किया गया है आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। और यहाँ 9 वैल्यू बेस्ड थीम्स भी हैं, जैसे स्वाभिमान एंड विनय, शौर्य एंड साहस, परिश्रम एंड समर्पण, करुणा एंड सेवा, विविधता एंड एकता। तो इस तरह से 9 थीम्स हैं। डे वाइज प्रोग्राम यहाँ चलेगा 1 वीक तक, जिसमें कि योगा भी फीचर किया जाएगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन सेशंस होंगे, और कुछ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के भी थीम्स हैं, थीमेटिक सेशंस हैं, हैंड ऑन इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं। इवनिंग एक्टिविटीज विल इंक्लूड विजिट्स टू एंशियंट एंड हेरिटेज साइट्स, इंस्पिरेशनल फिल्म स्क्रीनिंग्स भी किया जाएगा यहाँ पर, मिशन लाइफ क्रिएटिव एक्टिविटीज़, टैलेंट शोज, इंश्योरिंग अ होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच भी यहाँ किया जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टूडेंट्स विल इंगेज इन डाइवर्स एक्टिविटीज़, जैसे इम्ब्रेसिंग इंडिजिनस नॉलेज। तो जो भी अलग अलग पार्ट से बच्चे यहाँ आएंगे, ऑब्वियसली वो 20 बच्चों का बैच होगा, तो वो 20 में जो 10 गर्ल्स और 10 बॉयज़ होंगे, तो ऑब्वियसली वे अपने अपने जो भी क्षेत्र होंगे वहाँ से वे अच्छे ही बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि एजुकेशनली थोड़े टैलेंटेड बच्चे ही वहाँ पहुँचेंगे। तो उनके इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स को भी देखा जाएगा और वहाँ शेयर किया जाएगा। लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उन्हें बताया जाएगा। लर्निंग फ्रॉम इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है वहाँ। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली जो पोर्टल बनाया गया है, प्रेरणा के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, तो उस वहाँ जा कर के वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स विल गो थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द पोर्टल। और ब्लॉक लेवल पर, स्कूल लेवल पर एक प्रेरणा उत्सव भी डेजिग्नेट किया जाएगा ऑल ओवर द कंट्री, तो वहाँ से भी उनका सिलेक्शन हो सकता है इस प्रोग्राम में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसका कुछ अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिले। हाल ही में चाइना में एक साइबर किडनैपिंग का इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। Recently, a Chinese student who had been a victim of cyber kidnapping was discovered unharmed in rural Utah। तो उनके माँ बाप ने ये बताया भी कि हमने पहले ही रैंसम भेज दिया था, जो फिरौती की रकम थी वो हमने दे दिया था, और जैसे ही वो फिरौती की रकम देते हैं तो उसके बाद उनका जो बच्चा था वो एक रूरल एरिया में मिल जाता है। तो साइबर किडनैपिंग क्या होता है? साइबर किडनैपिंग के अंडर क्या होता है कि कोई भी किडनैपर डायरेक्ट किसी के सामने नहीं आता है। सपोज किसी एक्स को कोई साइबर किडनैपिंग किया जाना है,
तो सबसे पहले कुछ साइबर ऐसे फ्रॉड्स होंगे जो भी होंगे, वो एक्स को कांटेक्ट करेंगे और उसे वीडियो कॉल्स के ज़रिए या फिर कुछ और तरीके से कुछ वायलेंस के ज़रिए, वो सामने बिल्कुल नहीं आएँगे, चाहे उसके सामने वायलेंस हो जाए किसी भी तरह का, उसके आस-पास बम ब्लास्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, आई एम जस्ट गेसिंग। तो किसी भी तरह से एक्स को कन्विंस कर देंगे कि यू आर अंडर थ्रेट, तुम थ्रेट में हो और तुम्हारा पूरा फैमिली मेरे थ्रेट में है, मैं किसी को भी ख़त्म कर सकता हूँ। इस तरह का ये जो ऑनलाइन फ्रॉडुलेंट्स हैं, ये इसको ऐसा विश्वास दिला देंगे और एक्स सच में ऐसा भरोसा भी कर लेगा, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया ही ऐसी होती है। तो जब ये एक्स इनके चंगुल में फंस चुका है तो ये विश्वास कर लेगा। फिर ये फ्रॉड्स कहेंगे कि तुम जाओ एक एकांत जगह में, एक लोनली जगह में जाओ तुम, और अपने आप को बंद करो या बांधो खुद को, और खुद को बांध कर उसका पिक्चर बनाओ, एक फोटोग्राफ बनाओ या फिर वीडियो बनाओ और हमें भेजो। तो ये व्यक्ति जाकर खुद को बांधेगा इस तरह से कैमरा लगाकर, और वो पिक्चर फिर वो फ्रॉड्स को भेजेंगे, क्योंकि फ्रॉड ने उसे पहले ही कह दिया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा फैमिली को मैं ख़त्म कर दूंगा। और वो उस तरह से परसुएट भी कर चुका होता है, पूरा विश्वास दिला चुका होता है एक्स को कि बिल्कुल तुम्हारा फैमिली को मैं ख़त्म कर दूंगा, तुम जाकर जल्दी ऐसा करो। तो वो अपने आप को जाकर बांध भी लेता है किसी रूरल एरिया में, और वो पिक्चर भी दे देता है उस फ्रॉड को। फिर वो फ्रॉड वो पिक्चर लेकर उसके पेरेंट्स को सीधे वो पिक्चर भेजता है, कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है और वो पिक्चर दिखाता है। इवन कभी-कभी लाइव वीडियो कॉल भी कर देता है, जहाँ पीछे वो उसका बेटा बंधा हुआ दिख रहा है और आगे से ये बात कर रहा है। तो ये सब एडिटिंग के ज़रिए वो फ्रॉड्स करते हैं। और फाइनली फ्रॉड वो फिरौती का पूरा रकम अपने अकाउंट में, जो ब्लैक मनी या फिर जो कहते हैं उसे उसे डार्क नेट, वो डार्क नेट के ज़रिए पूरा फिरौती का रकम वो फ्रॉड्स अपने अकाउंट में लेते हैं, और उसके बाद फिर उसके लोकेशन को रिवील कर देते हैं, फिर इसे अनहार्म छोड़ देते हैं, इन्हें कुछ नहीं करते हैं, इन्हें फिर छोड़ देते हैं। पुलिस किसी भी तरह से उन फ्रॉड्स का पता नहीं लगा सकती है। सो जैसे एक बार एक टीचर, बहुत ही रिनॉन्ड टीचर हैं, राजेश मिश्रा सर, उन्होंने कह रहे थे कि एआई आ रहा है, तो एआई तो क्राइम भी एआई तरीके से करेगा ना, ठीक है। और हाल ही में मिशन इम्पॉसिबल एक मूवी आई थी, तो उसमें जो विलन था, कोई विलन था ही नहीं। जो उसमें एक्शन हीरो होता है वो पूरा मूवी एक एआई से लड़ रहा होता है। सो क्या है इसके पीछे, कौन है, वो तो नहीं पता, लेकिन साइबर किडनैपिंग आपको पता रहना चाहिए, वो इस तरह से होता है और एक्चुअल में होता है। फिरौती की रकम वसूली जाती है, लोगों को ये भरोसा दिला दिया जाता है, एक्चुअली वो वैसा हार्म पहुंचा भी सकता है शायद, तो उसके बाद इस तरह का कुछ इंसिडेंट होता है। सो फाइनली सेंड द फोटोज टेकन बाय द विक्टिम टू द फैमिली इन ऑर्डर टू एक्सटोर्ट द पेमेंट। तो इस तरह से ये एक टॉपिक हमारे सामने से गुजर रहा था, तो हमें ये कर लेना था, मैंने कर लिया। ड्यू टू सम रिसेंट रिसर्च, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस वाज इन न्यूज। ये एक तरह का फंगस होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पाया जाता है, इंक्लूडिंग सॉइल, प्लांट मैटर एंड हाउस होल्ड डस्ट तक में ये पाया जाता है। और ये एक ऐसा फंगस है जो ह्यूमन बॉडी में बहुत ही डेडली डिजीज कॉज कर सकता है। लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल में इतना इम्यून सिस्टम होता है कि आराम से बॉडी के अंदर जैसे ही ये फंगस जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसे क्लियर कर देगा और हमारे बॉडी को कुछ भी होने नहीं देगा। लेकिन कुछ लोगों को, ऐसे लोग जो सीवरली वीकेंड हैं, सीवरली वीकेंड स्टेट में हैं, चाहे किसी बीमारी के कारण या पुअर न्यूट्रिशन के कारण या एडवांस्ड एज हो गया है उनका, तो वहाँ ये जो फंगस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये बहुत सीवरली अटैक करता है और बहुत डैमेज क्रिएट करता है उस बॉडी में। या फिर किसी व्यक्ति का किसी डिजीज के कारण या मेडिसिन के कारण इम्यूनो सप्रेशन होया हुआ है, तो वहाँ भी ये जो फंगस है बहुत ही डेडली इम्पैक्ट डालता है उस बॉडी के ऊपर। या फिर प्रोस्थेटिक डिवाइसेस के जैसा कुछ इम्प्लांट यूज हुआ है उस बॉडी में, तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट करता है उस बॉडी को। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इज कंसिडर्ड एन अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे बॉडी के अंदर आता है, अगर हमारा एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम उससे लड़कर उसे क्लियर कर दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा भी कम रहा, तब तो ये चढ़ ही बैठता है उसके ऊपर और हमारा बॉडी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण जो भी डिजीज होता है उसे हम एस्परजिलोसिस के अंडर पढ़ते हैं। एस्परजिलस कैन काउज एलर्जिक रिएक्शंस, और जब भी एलर्जिक रिएक्शंस होता है तो क्रॉनिक लंग कंडीशंस हो जाता है, लंग का कंडीशन क्रॉनिक हो जाएगा। इन्वेसिव डिजीज है दैट स्प्रेड्स टू योर ब्रेन, किडनीज,
लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। सिम्टम्स क्या होता है, तो सिम्टम्स वैरी करता है ऑन द टाइप ऑफ लोकेशन ऑफ योर बॉडी। तो बॉडी के किस लोकेशन में इसका इन्फेक्शन फैला है उस पर इसका डिपेंड करेगा कि सिम्टम्स इसका क्या होगा। सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस इन योर लंग्स आर द मोस्ट कॉमन। और जब लंग्स में इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो कफ बनना शुरू हो जाता है। समटाइम्स ब्लड के साथ कफ आना शुरू हो जाता है। ब्रेथ में शॉर्टनेस हो जाती है, डिस्पेनिया कहा जाता है जिसे। और नॉइजी ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, फीवर, फटीग एंड वेट लॉस कैन बी सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट्स इंक्लूड सर्जरी एंड एंटी फंगल मेडिकेशंस। So this was about Aspergillus fumigatus. I hope you liked the topic.